जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा बिजनेस का मास्टर प्लान था जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। और ये हमें कह रहा था कि हमने एक क्वेश्चन करना है 15 डेज तक रोज, तो 2020 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पेपर है, मई जून 2021 वन वेरिएंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक ब्रीफ सी डिस्कशन है जो मैं दूंगा और इसको आप सोल्व करेंगे। इसका पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या कहता है केस स्टडी के अंदर? वो कह रहा है कि BCK is a multinational company which operates many gold mines. गोल्ड माइंस ऑपरेट करता मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी होती है जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही होती है। अब सिर्फ एक्सपोर्ट करने से मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बन जाती। जरूरी है कि आपके हेड क्वार्टर्स, आपके प्रोडक्शन यूनिट्स दूसरे कंट्रीज में हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर पाकिस्तान में मेरी फैक्ट्री पाकिस्तान में है और मैं रशिया में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाऊंगा। जरूरी है कि रशिया में भी मेरी प्रॉपर एक फैक्ट्री होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए, आउटलेट्स होने चाहिए, फिर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी बनूंगा। अच्छा, इनके गोल्ड माइंस है। वन ऑफ बीसी के ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रीब्यूट टू इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आपने इस तरह से डेवलपमेंट करनी है, इस तरह से अपने ऑपरेशंस को लेकर चलना है कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके उनका स्टेक आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो, ये गोल्ड माइंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, गोल्ड माइंस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है ये नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि गोल्ड नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीटली डिप्लीट करते हैं, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ इस तरह से ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी सी एक मिसाल दूं, तो वो कंट्री जो कंपनीज डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट कट डाउन करते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि आपने साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्री काटते हो तो साथ साथ आपने एक ट्री लगा भी देना है, ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए वो इस्तेमाल में आ सके। मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है वी वैल्यू ऑल ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, या आपके बिजनेस के जो डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। इसमें बैंक आ सकता है, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ओनर्स, स्टेक शेयर होल्डर्स, सब कुछ आएंगे। विद 10,000 एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कितने? 10,000 एम्प्लॉइज। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव राइट लीडरशिप स्टाइल, यानी कि उनको सिंस 10,000 एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना है। अब वो एम्प्लॉइज भी कौन से होंगे? वो माइंस वाले एम्प्लॉइज होंगे, कुछ सही एम्प्लॉइज होंगे, वाइट कॉलर वाले होंगे, कुछ माइंस वाले एम्प्लॉइज होंगे। तो एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल हमें चाहिए। बीसीके नीड्स वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। डिमांड के वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज चाहिए हमें। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो थिंक्स दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डिफाइन मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी वही एक कंपनी होती है जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है। सिर्फ ऑपरेट करना नहीं, उसके प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, उसके आउटलेट्स भी ज़्यादा होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके साथ साथ मार्केटिंग स्कीम भी ओपन कर लेता हूँ, वो हमें एक बेहतर ओवरव्यू देंगी इन क्वेश्चंस का। लेकिन आपने अभी मार्केटिंग स्कीम, ठीक है। अ बिजनेस विद फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन और सर्विस ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्री, यानी बिजनेस की फैक्ट्रीज भी हो, प्रोडक्शन भी हो, या सर्विस ऑपरेशन हो इन मोर देन वन कंट्री। दूसरी डेफिनेशन है बिजनेस विद प्रोडक्शन और सर्विस ऑपरेशन इन अदर कंट्री आउटसाइड इट्स नॉर्मल एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो उसका नॉर्मल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, यानी उसका नॉर्मल जो कंट्री है, होम कंट्री है, उसके अलावा भी उसकी प्रोडक्शन या फैक्ट्रीज दूसरे कंट्रीज में होनी चाहिए, वो मल्टीनेशनल कंपनी बनती है। इसके बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछा, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होती, इसके अंदर भी कोई स्टेट टू वेज ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। जनरल क्वेश्चन पूछा कि दो तरीके बताएं जिससे एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं। तो इसमें आप फाइनेंशियल बोनसेस लिख सकते हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आप स्टार्ट कर दो, फ्रिंज बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिकल दे देते हो, आप इस तरह के और बेनिफिट्स होते हैं वो दे देते हो, प्रॉफिट शेयर, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, इंक्रीज रेट ऑफ पे। अब मैं होता तो मैं इसमें बोनसेस लिखता, फ्रिंज बेनिफिट्स लिखता, दैट्स ऑल। दूसरा क्वेश्चन पूछा स्टेट फोर फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द लीडरशिप स्टाइल यूज्ड बाय अ मैनेजर। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं पे भी BCK का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, सिर्फ चार फैक्टर्स, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो कहता है कि एक मैनेजर ने फॉर एग्जांपल एक लीडरशिप स्टाइल चूज करना है, वो डेमोक्रेटिक चूज करे, ऑटोक्रेटिक। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि अगर आपने मैनेजर ने कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने एम्प्लॉय से पूछेगा, यार आओ मुझे बताओ, कंट्रीब्यूट करो, सजेशंस दो, फीडबैक दो, मैं आप लोगों के मशवरे के साथ, बाहमी मशवरे के साथ डिसीजन लेता हूँ। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। एक होता है टोक्रेटिक। टोक्रेटिक किसी की नहीं सुनता, वो नहीं सुनता एम्प्लॉयज की, वो जो खुद समझता है ना सही डिसीजन है, वो उनके ऊपर उस डिसीजन को इम्पोज करता है।
डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है ना, वो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, टू वे होता है। यानी कि मैनेजर इंप्लॉय से कम्युनिकेट करता है, इंप्लॉइज मैनेजर के साथ अपना फीडबैक शेयर करते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन जो टोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है ना, जिसके अंदर मैनेजर खुद सारे डिसीजन ले रहा होता है, इंप्लॉइज को डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता, उसको हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल। मैनेजर ने खुद डिसीजन ले लिया, अब वो सिर्फ इंप्लॉइज को बताएगा कि भाईजान आपने ये काम करना है, दैट्स ऑल। उनकी से उनका फीडबैक मैटर नहीं करता। एक तीसरा होता है, उसको हम कहते हैं लेजिस फेरी। लेजिस फेरी लीडरशिप स्टाइल ये होता है कि आप अपने इंप्लॉइज, डेमोक्रेटिक में तो आप सिर्फ उनसे मशवरा लेते हैं ना, लेजिस फेरी में होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना, वो अपने इंप्लॉइज को ही दे देते हो कि भाईजान आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, सेल्स इतनी ग्रो करनी चाहिए साल के एंड में, जिस तरह करनी है करो, वो आपका काम है, बस मुझे अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। डिसीजन मेकिंग की पावर ही आप उनको दे देते हो। यार इधर वो ये नहीं पूछ रहा, मैंने वैसे रिवाइज कर दिया, वो पूछ रहा है चार फैक्टर्स बताएं दैट माइट अफेक्ट द लीडरशिप स्टाइल यूज बाय मैनेजर। क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रख के लीडर ने डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा लीडरशिप स्टाइल स्टाइल चूज करना है। सबसे पहले देखी जाएगी पर्सनैलिटी ऑफ लीडर। मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है, मैं क्या पसंद करता हूँ लोगों की राय अपने मशवरे अपने डिसीजन में लेना, तो मैं डेमोक्रेटिक की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं लोग इस काबिल नहीं है, मैं खुद ही डिसीजन अच्छा लेता हूँ, तो मैं डेमोक्रेटिक की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे अपने ऊपर ये, यहाँ लेजिस फेरी के हम यहाँ पे एग्जाम्पल इस्तेमाल नहीं करते। फिर आता है स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, कि मेरे एम्प्लॉयज किस काबिल हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड माइन के जो बिल्कुल माइन वाले एम्प्लॉयज होंगे, उनको मैं इस डिसीजन में तो शामिल नहीं ना करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने नई गोल्ड माइन खोलनी है, बताओ खोलें या ना खोलें। तो आपकी स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज पे मैटर करता है, क्या वो इतने केपेबल हैं कि उनको आप अपने डिसीजन के अंदर शामिल करो या ना करो। अगर तो वो इतने केपेबल हैं तो डेमोक्रेटिक की तरफ जाओ, शायद लेजिस फेरी की तरफ जाओ, उनको ही डिसीजन मेकिंग पावर दे दो। लेकिन अगर वो इतने केपेबल नहीं है, तो फिर आप वो टोक्रेटिक की तरफ जाओगे, आप खुद डिसीजन लोगे और उन पर इम्पोज कर दोगे। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपके अंडर 10,000 एम्प्लॉयज हैं, तो एक एक एम्प्लॉय को तो आप अपने सीएन में नहीं शामिल कर सकते, लेकिन हाँ तीन चार एम्प्लॉयज हैं तो फिर आप उसको डेमोक्रेटिक की तरफ लेकर जा सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, साइज ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है, वर्क टू बी डन, कि टास्क क्या, क्या बहुत बड़ा टास्क है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने एम्प्लॉयज का यूनिफॉर्म डिजाइन करना है, ये एक छोटा सा टास्क है कि मैं उसको किस कलर का डिजाइन करूँ, तो उसमें मैं अपने एम्प्लॉयज से मशवरा ले लूँ, जो गोल्ड माइंस वाले एम्प्लॉयज हैं। लेकिन मैंने एक नई कंट्री में एक्सपेंशन करनी है, तो उसमें मुझे उनसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, वर्क टू बी डन, वर्क डिफरेंट है, ये कोई बहुत मिनिमल सा टास्क है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऑफिस में पेंट करवाना है, तो उनसे मैं अगर मशवरा ना भी लूँ एम्प्लॉय से, तो वो माइंड नहीं करेंगे, जितने मर्जी स्किल्स हैं उनके पास। तो हम चार फैक्टर्स लिखेंगे, पर्सनालिटी ऑफ द लीडर, स्किल ऑफ लीडर भी लिख सकते हैं, क्या वो इतना केपेबल है कि अपने डिसीजंस को अकेला ऑन कर सकता है, कि उसको चाहिए लोगों के मशवरे। तो पर्सनालिटी ऑफ लीडर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, तीसरा वर्क टू बी डन, और चौथा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मार्किंग स्कीम से स्टार्ट करें। एक्सप्लेन टू वेज बीसीके कुड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं मार्किंग किस तरह की है। 2 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, पहले मैं दिखा दूं क्वेश्चन। दो तरीके लिखने हैं, वे वन और वे टू। इनको अगर आपने वे वन और वे टू बिल्कुल ठीक लिखा, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको 2 मार्क्स मिलने हैं रेलेवेंट रेफरेंस मेड टू द बिजनेस, यानी कि एप्लीकेशन के, बिजनेस के केस का कोई ना कोई आपने पॉइंट इस्तेमाल करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एनालिसिस के, जिसको वो कहते हैं रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन, उस पॉइंट को अपने सही तरह से एक्सप्लेन भी करना है। पहला पॉइंट, हमने 2 पॉइंट्स लिखने हैं जिससे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। पहला पॉइंट वो लिखते हैं रिड्यूस कर दें अपना आउटपुट, यानी कि जो आप अपना गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको रिड्यूस करते हैं। ये नॉलेज का मार्क्स है। ऑफ गोल्ड सिर्फ ये लिखेंगे ना किस चीज का आउटपुट ऑफ गोल्ड, तो आपको एप्लीकेशन का मार्क्स मिलेगा। सो ओनली एक्सट्रैक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट डिमांड। वो कह रहा है कि आप सिर्फ उतना गोल्ड एक्सट्रैक्ट करें जितना आपकी डिमांड के लिए आपको चाहिए। ये ना करें कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करके रिजर्व करते रहें, क्योंकि आप उसको क्या कहते हैं, एसिड भी तो होता है ना गोल्ड। अब इसको मैं लिखता हूँ, और लिख के इस एक पार्ट को मैं लिखूंगा, दूसरे को नहीं मैं लिखूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं वे वन में लिखता हूँ रिड्यूस, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, मैं कहता हूँ रिड्यूस आउट। यहाँ पे लिख दिया, 1 मार्क्स मिल गया। मैं कहूँगा यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा बी सी के शुड रिड्यूस द गोल्ड दे आर एक्सट्रैक्टिंग। मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने गोल्ड लिखा है, मुझे एप्लीकेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम माइंस,
पता है माइंस में से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन वैसे अगर आंसर को मजीद बिजनेस बीसीके से रिलेट करने के लिए मैं लिखूंगा एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम माइंस, BCK should reduce the gold they are extracting from mines and should only extract the gold that is required to meet the demand and not for maintaining its own reserves। ये अपने एसेट्स बनाने या रिजर्व्स के लिए ना एक्सट्रैक्ट करे, सिर्फ जितना डिमांड है उतना एक्सट्रैक्ट करे, दैट्स ऑल। मेंटेनिंग। ठीक हो गया। बीसीके शुड रिड्यूस द गोल्ड एट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम माइन। इधर मुझे गोल्ड जो मैंने लिखा ना लफ्ज, गोल्ड लिखा, माइंस लिखा, इससे मेरे एप्लीकेशन के मार्क्स मिल गए। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, एंड शुड ओनली एक्सट्रैक्ट गोल्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड। इधर मुझे एनालिसिस के मार्क्स मिल गए थे, मैंने एक्सप्लेन किया था। इधर मुझे नॉलेज के मार्क्स मिल गए थे। आगे मैंने वैसे लिखा, नॉट फॉर मेंटेनिंग या इंक्रीजिंग इट्स ऑन रिजर्व्स या एसेट्स। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट वो कहता है यूज रीन्यूएबल एनर्जी। कोई भी दो तरीके बताने थे जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। उसने use renewable energy, so need to use fewer natural resources when operating its mines। वो कह रहा है कि आप ये आप पॉइंट है यूज रीन्यूएबल एनर्जी। वो कह रहा है कि जब आपने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो आप ऐसा करो कि जो एक्सट्रैक्शन के लिए जो आपके लिए फॉर एग्जांपल जो मशीनें हैं वहाँ पे, और जो सारा एक्सट्रैक्शन माइन मशीन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो आप प्रोड्यूस करवाओ ना, वो रीन्यूएबल एनर्जी से लो। यानी आप विंड मिल से लो, या जो सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे लो, ताकि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज यूज हों व्हेन ऑपरेटिंग द माइन। ये भी पॉइंट हो सकता है। अब इसके अंदर आपका पहले एनालिसिस का पॉइंट आ गया, बाद में एप्लीकेशन का मार्क्स। इसको मैं वैसे अगर इंग्लिश में बोल तो हम पॉइंट लिखेंगे यूज रीन्यूएबल एनर्जी। नीचे हम लिखेंगे BCK should use renewable energy while extraction of the gold from its mines, so that fewer natural resources are used to extract gold, therefore it would contribute to their sustainable development। इसके बाद उसने पॉइंट लिखा है रीस्टोर लैंड टू नेचर वन फिनिश। फॉर एग्जांपल आपने की जगह से गोल्ड मैन एक्सट्रैक्ट किया ना, वहां से गोल्ड खत्म हो गया, तो अब आप उसको खाली ऐसे बंजर ना छोड़ दो, उसको रीस्टोर करो उधर से। उसको इसको हम कहते हैं डीकमिशनिंग। उसको रीस्टोर करो, उस जगह को सही करो, ताकि आप वहां से फिर से उधर फॉरेस्टेशन करो, ताकि वहां पे अब फिर से एक नेचुरल हैबिटेट बन सके। जैसे फॉर एग्जांपल सो द लैंड कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। इसका पॉइंट हम यूज लिखते हैं रीस्टोर लैंड टू नेचर व्हेन फिनिश्ड। ये ऊपर लिख दिया। नीचे हम लिखेंगे बीसीके शुड restore the land to nature when the gold mine extraction process has been finished or the gold has been totally extracted। ये हम इसलिए लिखेंगे ताकि एप्लीकेशन के मार्क्स आ जाएं। सो द लैंड कैन बी री यूज फॉर अदर पर्पसेस। ये तीन पॉइंट्स से मैंने समझा दी। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है डू यू थिंक यूजिंग कम्युनिकेशन मेथड्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे फॉर अ लार्ज बिजनेस टू कम्युनिकेट विद इट्स क्लाइंट। पूरे क्वेश्चन में 2020 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर बीसीके का कोई जिक्र नहीं है, तो इसके अंदर बीसीके को चाहे भूल जाओ। बीसीके का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। उसने सिंपल पूछा है कम्युनिकेशन मेथड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो एडवांस कम्युनिकेशन मेथड है, क्या ये बेस्ट तरीका है अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करने का। अब इसमें हमने आंसर लिखना किस तरह से, इसमें आप दो तरीके दो पॉइंट्स बता दोगे, यस ये बेहतरीन तरीका, एक आप पॉइंट तो आप नहीं, ये नहीं बेहतरीन तरीका, फिर आप अपना एक कंक्लूजन दे दो। आंसर आपने किस पर्सपेक्टिव से लिखना है, लार्ज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिखना है, व्हेन इट्स कम्युनिकेटिंग विद सप्लायर्स। एम ही नहीं पॉइंट्स लिख देना, आपने देखना है कि क्या एक लार्ज बिजनेस में, एक बड़े बिजनेस में जब अपने सप्लायर्स से जब कम्युनिकेट करना है, तो क्या उनको आईटी वाले तरीकों से कम्युनिकेट करना सबसे बेहतर रहेगा कि नहीं? इसका आंसर पता है, इस पर्सपेक्टिव से आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। देखो 2 मार्क्स हमने लिखने हैं रेलेवेंट पॉइंट रेज करने के, उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे। इसको हम नॉलेज के मार्क्स कहते हैं, 2 मिलेंगे आपको एनालिसिस के। 2 मार्क्स ही आपके हैं इसके अंदर एनालिसिस के मार्क्स, सॉरी जस्टिफिकेशन के, कंक्लूजन के मार्क्स। पॉइंट्स देखते हैं। वो कहता है फोन कॉल एज, फोन कॉल अभी अभी एडवांस आईटी में ही आएगा। फोन कॉल एज इट कैन ऑब्टेन इमीडिएट फीडबैक। फोन कॉल करने वो कह रहे हैं इससे आपको क्या होगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, बट मे नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट द पर्सन व्हेन नीडेड।
वो कह रहा है कि फ़ोन कॉल्स आप कर सकते हैं। फ़ोन कॉल का फ़ायदा ये होगा कि आपको सप्लायर्स से इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। वो आपको बता देगा कि यार ये हमारी, आप उससे कोई ऑर्डर करते हो तो वो आपको बता देगा यार ये मेरी इन्वेंट्री में भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। इन केस अगर आप उसको ईमेल सेंड करते हो तो ईमेल का पता नहीं कब क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका, दो तरीके बताओ आईटी वाले और एक तीसरा तरीका बताओ वहाँ पे कंक्लूजन। तो पहला तरीका बताओ फोन कॉल्स वाले को आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, बट मे नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट द पर्सन व्हेन नीडेड। हर वक्त आप जिस पर्सन को फोन कॉल करोगे जरूरी नहीं वो हमेशा कॉल पे हो, कभी कभी उसकी बात नहीं भी हो सकती। उसके बाद आप लिख सकते हो ईमेल्स। ईमेल्स भी आईटी मेथड्स में ही आती हैं। आप लिखो कि ईमेल्स अलाउ द रिसीवर टू रीड द मैसेजेस व्हेन इट्स कन्वीनियंट। ईमेल का फायदा क्या है कि जो आप जिसको मैसेज सेंड करोगे सप्लायर को, वो जब मर्जी देख सकते हैं। तो आप ईमेल्स में लिख सकते हैं ईमेल्स अलाउ द रिसीवर टू रीड द मैसेजेस व्हेन इट्स कन्वीनियंट, जब उनके लिए कन्वीनियंट होगा, बट मे नॉट बी read सीड्स द जंक मेल बट कुड कंटेन अ लॉट्स ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। देखो फोन कॉल ईमेल का एक और फायदा ये है कि ईमेल के अंदर प्रो। अच्छा। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक्स। अच्छा, एनीवेज पहले हमने फोन कॉल, फिर हमने ईमेल पे बात करनी है कि ईमेल पे जब मर्जी मैसेज बंदा पढ़ सकता है जब उसके लिए कन्वीनियंट हो। दूसरी बात ये है कि ईमेल पे आप बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जब आपने अपने सप्लायर्स से, इधर आप ये लफ्ज इस्तेमाल करोगे जब आपने अपने सप्लायर्स को ऑर्डर्स की डिटेल्स देनी है। लेकिन ये है कि ईमेल कभी कभी जंक में चली जाती है, एवरीबडी डज नॉट रीड द ईमेल, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद फिर आप एक और मेथड लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे मेथड लिखे हैं मीटिंग्स, लिखे हैं लेटर, फॉर एग्जांपल हम मीटिंग्स कहते हैं। मीटिंग्स लिखोगे, मीटिंग्स कर सकते हैं, दैट अलाउज फॉर द फीडबैक फॉरन, आप टू वे कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से पूछ सकते हो अगर सप्लायर को समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ आपने उसको समझाना है। बट कैन बी डिफिकल्ट टू अरेंज अ सूटेबल टाइम एंड एवरीवन कैन अटेंड। बट इसका मसला ये है कि आप हर ऑर्डर के लिए आप मीटिंग तो नहीं अरेंज कर सकते, दैट इज गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। जस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। तो वो कहता है यस, especially if it's urgent, as electronic methods are usually quicker, so action changes can be made sooner so that operations are not delayed, which could be very costly, splash or value। पहला पॉइंट है यस लिखने का। उसने कहा यस, इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है ना बड़े ही सूटेबल हैं लार्ज बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए सप्लायर्स के साथ, क्योंकि आपको कभी कभी जल्द से जल्द अर्जेंट में भी ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो जब आप जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करेंगे, जल्द से जल्द इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी, फिर आपके ऑर्डर्स डिले नहीं होंगे। जब ऑर्डर्स डिले नहीं होंगे तो आपके ऑपरेशन स्मूथ रहेंगे, और अगर आपके ऑर्डर्स डिले हो गए तो इट कुड प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, लार्ज बिजनेसेस की बात की तो ये हमारी जस्टिफिकेशन होगी, और ये हमारा यहाँ पे बिजनेस का टारगेट कंप्लीट होता है।